हेलो एवरीवन, ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और हमने जो है फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे, जो कि पार्ट 4A में दिया हुआ है आर्टिकल 51A में। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ encourage responsible citizenship, urging individuals to respect national symbols, uphold sovereignty, and contribute to national welfare. The original Constitution of India contained only the fundamental rights and not the fundamental ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो encourage करती हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए। मतलब भाई देखो, आपको राइट दे दिए इन्होंने फंडामेंटल राइट के रूप में, स्टेट को जो है भाई डीपीएसपीज दे दिए एक तरीके से वेलफेयर कॉन्सेप्ट लाने के लिए, कि उनके लिए वो जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करेंगे। तो अब बचे थे भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ बची थी कि भाई सिटीजन्स को भी तो रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अर्जिंग इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट नेशनल सिम्बल्स, अपहोल्ड सोवेरिटी। ये जो है इंडिविजुअल जो नेशनल हैं उसको जो है, मतलब कि जो हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे जो है अर्ज करता है कि भाई वो रिस्पेक्ट करें हमारे नेशनल सिंबल को, अपहोल्ड दी सोवेरिटी करें, कंट्रीब्यूट टू नेशनल वेलफेयर, और नेशनल वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन दें। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज कंटेन्ड ओनली फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है क्या कहते, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। अब आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी इन 1976, first recommended by the Swan Singh Committee, its need was felt during the internal emergency। फर्स्ट जो है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1976 की, उन्होंने इसे रिकमेंड किया था सबसे पहली बार। और इसकी जो है ज़रूरत उन्हें महसूस हुई कि भाई इंटरनल इमरजेंसी जब लगी थी 1975 और 77 के बीच में, तो उन्हें लगा था कि भाई हमारे देश में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी कुछ प्रोविज़न होने चाहिए। द कमेटी सजेस्टेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इस तरीके से जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1976 की, उन्होंने जो है लगभग 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था कि भाई इनको ऐड किया जाना चाहिए। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, उसने ऐड किया पार्ट 4A आर्टिकल 51A टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इंस्पायर्ड बाय द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स आर को रिलेटेड विद ड्यूटीज़। फिर क्या हुआ कि उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही जो है 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंडर जो है ऐड किया गया, जिसके अंदर जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न रखे गए। और ये जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये इंस्पायर्ड है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है जो, ठीक है। फिर राइट्स आर कोरिलेटेड विद ड्यूटीज़, और इसमें कहा गया है कि जो राइट्स हैं वो कोरिलेटेड है विद ड्यूटीज़। सिर्फ राइट अकेले दिए जाएं या अकेले ड्यूटी किसी पे इम्पोज की जाए, इससे ये गलत है, जबकि राइट और ड्यूटीज़ जो हैं वो दोनों होनी चाहिए। अगर राइट दिए गए हैं तो ड्यूटी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं। टोटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली 10 with 1 added by 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 टोटलिंग 11। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे जो है हमारे टोटल 10 जो है ओरिजिनल जो है टोटल 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। फिर लेटर ऑन जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 का, और जो है टोटल 11 ड्यूटीज़ हो गई, उससे जो है एक ड्यूटी को और ऐड किया गया। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंकरेज करती है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल वेलफेयर एंड इंटीग्रिटी। ये जो है एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है उसको इंकरेज करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल वेलफेयर और इंटीग्रिटी की तरफ। मतलब
संप्रभुता होनी चाहिए और देश का वेलफेयर होना चाहिए। लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? हेल्प कोर्ट असेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज प्रमोटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज में बी डीम्ड रीजनेबल अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। ये जो है एक तरीके से लीगल इम्प्लीकेशंस की तरह काम करती हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो हाई कोर्ट्स वगैरह होती हैं या जो सुप्रीम कोर्ट होती हैं, जो डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं, कोई सी भी कोर्ट होती है, तो जो लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे जो है चेक एंड बैलेंस की तरह काम करती हैं। लॉज प्रमोटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बी डीम्ड रीजनेबल, और जो लॉ जो है प्रमोट कर रहे होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो प्रोविज़न दिए हैं, उन प्रोविज़न को अगर वो प्रमोट कर रहे होते हैं तो उन्हें जो है रीजनेबल माना जाता है अंडर आर्टिकल 14 और 19। मतलब 14 और 19 के अंदर में, मतलब अगर कोई ऐसी ड्यूटीज़ है, मान लो जो आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन कर रही हूँ, फिर भी जो है लॉ बनाकर जो है इम्पोज किया, कोई लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के द्वारा, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर चेक एंड बैलेंस करता है कि भाई ये जो है ठीक है, ये गलत नहीं है, उनकी रीजनेबिलिटी जो है चेक की जाती है। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, नॉट टू फॉरेनर्स। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को गिवन है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ना कि किसी फॉरेनर की। फिर क्या कहा गया है? नॉन जस्टिसिएबल बाय कोर्ट, हाउएवर पार्लियामेंट इन्फोर्स दिस थ्रू सुइटेबल लेजिस्लेशन। ये जो हैं जस्टिसिएबल मतलब नॉन जस्टिसिएबल हैं कोर्ट के द्वारा, इनको लेकर जो है आप क्लेम नहीं कर सकते हो, या कोई जैसे सरकार गवर्नमेंट चाहे तो वो क्लेम नहीं कर सकती कि भाई लोग इसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि क्या करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है वो इन्हें जो है इन्फोर्स करती है, कोई जो है सुइटेबल लेजिस्लेशन बनाकर। फिर एक्सक्लूजन क्या है? ड्यूटी टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज़ टू वोट आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ड्यूटीज़। जो ड्यूटी टू पे टैक्स है, टैक्स को पे करने की ड्यूटी, और जो वोट डालने की ड्यूटी है, वो जो है पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं रखा गया है। फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या है? द जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकली इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटीज। जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिकली इंक्लूड करता है लिस्ट ऑफ सिटीजन ड्यूटीज़। तो मतलब ये एक तरीके से वहाँ जापान में भी ड्यूटीज़ का प्रोविज़न है और हमारे यहाँ भी है। वर्मा कमेटी जो है बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न इन 1999। जो वर्मा कमेटी थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर ही बनाई गई थी 1999 में, जिसने आइडेंटिफाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ड्यूटीज़, और उसने जो है कुछ ड्यूटीज़ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो लीगल प्रोविजन थे उनके एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 का, और recommended reorienting approach to the school curriculum and teachers education program and incorporating fundamental duties in higher and professional educations। मतलब उन्होंने जो है रिकमेंड किया कि भाई जो रीओरिएंट अप्रोच है स्कूल के करिकुलम को लेके, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं या फिर टीचर्स के जो एजुकेशन प्रोग्राम है उनके लिए, और इनकॉर्पोरेट की कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन का भी पार्ट होना चाहिए। मतलब वहाँ पे भी जो है इससे रिलेटेड ये वाले प्रोविज़न जो हैं, जैसे कि स्कूल में करिकुलम जो है एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। मतलब स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें और भी चीज़ें मतलब इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चों का जो है एक तरीके से ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ वो पढ़ाई में ही ना लें, भाई वो खेल कूद में भी रहें, और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है उनको भी प्रमोट करना चाहिए। और इसी तरीके से कहा गया है कि टीचर का जो है वो एजुकेशन प्रोग्राम को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या करना चाहिए भाई? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियस इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम और आर्टिकल 51A। जो हमारा जो
मतलब कि जो सिटीज़न है, एवरी सिटीज़न को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो आइडियल्स गिवन है उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं या उनमें जो प्रोविज़न दी इंस्टीट्यूशंस को लेकर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अबाइड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब प्रोविज़न दिए हैं उससे। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को जो है एक तरीके से हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये दिया है आर्टिकल 51A के ए पार्ट में। फिर चेरिश करना चाहिए, फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। और हमें जो है क्या कहते, जो नोबल आइडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पे लोगों द्वारा अपनाए गए थे, हमें जो है उन्हें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। ये है आर्टिकल 51A का बी। फिर अपोल्ड क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें जो है इस देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये जो है आर्टिकल 51A सी में गिवन है। फिर डिफेंड करना चाहिए, हमें जो है डिफेंड करना चाहिए कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। हमें जो है कंट्री को एक तरीके से हर तरह से जो है सेफ गार्ड रखना चाहिए, सेफ रखने की कोशिश करनी चाहिए और रेंडर्ड करना चाहिए नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। और हमें कभी भी जब देश के हित के लिए किसी सर्विस को देने की बात आती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा जो है आर्टिकल 51A के डी में प्रोविज़न है। फिर हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हारमनी को एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़। हमें जो है क्या करना चाहिए, हारमनी और भाईचारा को जो है क्या कहते हैं, जो ब्रदरहुड है, भाईचारे को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए सभी लोगों के बीच में, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़। जबकि मतलब कि और जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको जो है हमें क्या करना चाहिए, एक तरीके से उनका दायरा बड़ा करना चाहिए। सिर्फ उसमें रह के हमें जो है काम नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो या पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हो या पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड हो, उस बेसिस पे अगर आपका डिवीज़न है तो आप सिर्फ उसी कम्युनिटी का भला सोचो या भाई उसी भाईचारे का मतलब है कि सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, सबके बीच में हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। रिनाउंस करनी चाहिए प्रैक्टिस जो डिरोगेटरी हो टू वुमेंस डिग्निटी। और जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन डिग्निटी को जो है एक तरीके से डिटेरियोट करती हैं या डिरोगेटरी हैं उनके लिए, जो वुमेन डिग्निटी को एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश करती हैं और बेकार करने की कोशिश करती हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें ख़त्म करना चाहिए। ऐसा आर्टिकल 51A के ई पार्ट में दिया गया है। फिर प्रिजर्व करना चाहिए हमें वैल्यूज़, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर, आर्टिकल 51A में दिया गया है। भाई हमें जो है वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहिए, अपने जो रिच हेरिटेज है इंडिया का, जो कंपोजिट कल्चर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे यहाँ कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कितने प्रकार के कल्चर हैं, ठीक है, हेरिटेज कितना है भाई। देखो अलग अलग जगह पे कहीं ये टेम्पल, कहीं वो आर्किटेक्चर, इस टाइप के कितने सारे गिवन हैं। तो भाई इन सबको क्या करना चाहिए, एक तरीके से हमें प्रिजर्व करनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना चाहिए। मतलब जैसे कि हेरिटेज यहाँ पे ये है कि भाई जैसे कोई चीज़ देखो कितने मतलब पुराने हमारे एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है, तो उसे एकदम से ख़त्म करने की अगर आप कोशिश करोगे तो फिर वो दोबारा से आपको कैसे मिलेगा। तो फिर इसीलिए कहा गया कि इन सब चीज़ों को जो है, हमारा जो हेरिटेज है पुराना, ठीक है, कंपोजिट कल्चर है जो है, तो इन सब चीज़ों को जो है एक तरीके से हमें प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, इनको प्रमोट करना चाहिए। फिर क्या है, प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर। ये जो है आर्टिकल 51A के जी पार्ट में दिया गया है। क्या कहा गया है कि भाई जो है इम्प्रूव करना चाहिए सिटीजन्स को नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, इंक्लूडिंग जो कि फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, वाइल्ड लाइफ आती हैं, इन सबको जो है हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, इनको जो है सेव करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए।
और क्या करना चाहिए, शो कंपैशन जो है फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। हमें जो एक तरीके से कंपैशन की जो भावना जो है वो सारे लिविंग क्रिएचर के प्रति जो है दिखानी चाहिए, ताकि उनका जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, उन्हें जो है सेफ गार्ड मिल सके। फिर क्या डेवलप करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर। इसमें क्या कहा गया है कि जो डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म अंडर आर्टिकल 51A(h) में दिया गया है। ये क्या कि भाई हमें जो है साइंटिफिक टेम्पर जो है डेवलप करना चाहिए। मतलब हमें ऐसा भी नहीं है कि भाई हम किसी पुरानी ऐसी सोच में पड़े हुए हैं जो बहुत पुरानी हो गई है और समय के हिसाब से उसमें अगर बदलाव की ज़रूरत है तो हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। मतलब कि भाई ह्यूमैनिज्म को लेकर कि हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है कि हम क्वेश्चन कर सकें, सही गलत में फ़र्क कर सकें कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई प्रैक्टिस ऐसी है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है और भाई वो समाज के कल्याण में किसी तरीके की बाधा है, या भाई वो आपको बहुत पीछे की तरफ ढकेल रही है, तो फिर ऐसी जगह पे जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है और हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। फिर 9 में क्या कहा गया है कि भाई सेफगार्ड करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को। मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को एंड एब्जॉर्ब वायलेंस अंडर आर्टिकल 51 के आई में दिया गया है कि भाई हमें जो है प्रमोट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें जो है जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं भाई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी तरीके का, ठीक है। उन्हें जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें जो है किसी भी तरीके के वायलेंस में भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें वायलेंस का मतलब कि जो हिंसा है उसे भी जो है एक तरीके से छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। फिर क्या है भाई, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। 10 में क्या दिया गया है कि भाई हमें एक्सीलेंस की तरफ जो है अग्रसर होना चाहिए। मतलब strive for excellence in all activities ensuring national progress अंडर आर्टिकल 51A(j) में दिया गया है क्या कि हमें जो है एक्सीलेंस की तरफ, अपने आप को जो है एक्सीलेंस की तरफ जो है अग्रसर करना चाहिए हर एक्टिविटीज़ में, ताकि जो है नेशनल प्रोग्रेस को, हम कंट्री को जो है और विकास की ओर ले जाएं। फिर क्या दिया गया, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। हमें जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए चिल्ड्रन को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, एज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 अंडर आर्टिकल 51A के पार्ट में दिया गया है। ये क्या कि भाई हमें जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जो कि भाई चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल तक के एज के जो चिल्ड्रन हैं, मतलब ये ड्यूटी है उनके पेरेंट्स की या फिर ये गार्जियंस पर और सिटीजन्स पे, खासकर इंडिया के, कि भाई वो जो है जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कराएं, ठीक है। इसको जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड किया गया था। फिर क्या कहा गया है, इम्पॉर्टेंट केसेस जो रिलेटेड थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, वो कौन कौन से थे। देखो, मिनर्वा मिल केस आया था जो लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980 का। इसने जो है अपहेल्ड द 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बट स्टेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। इसने जो है क्या करा था कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको तो जो है क्या कहते लागू रहने दिया, मतलब उसकी प्रोविज़न तो इसने कहा कि चलो ठीक है, और मगर इन्होंने एक बात कही कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं है बाय कोर्ट, मतलब आप उन्हें जाके कोर्ट में जो है जाके क्लेम नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या कहा, इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, इफ द लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट to fundamental rights, it may be considered such law to be reasonable in relation to Article 14 and Article 19 and thus save the law from अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर कोई मतलब कोई जो है लॉ जो है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक तरीके से, मतलब कि क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भाई अगर लेकिन जो है जैसे कि
सरकार द्वारा कोई लॉ बनाकर जो है कोई ड्यूटी इम्पोज की जा रही है सिटीज़न ऑफ इंडिया पर, जो कि इन आर्टिकल के खिलाफ में जाती हैं, तो भाई उनको जो है रीज़नेबल माना जाएगा, मतलब उनको सही ठहराया जाएगा और उनको जो है वो वाले जो लॉज हैं वो सेव रहेंगे फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़। ठीक है। फिर MC मेहता केस आया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2000 में आया था। इसने मैंडेट किया कि 1 आवर लेक्चर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन स्कूल मेड इन पार्ट ऑफ करिकुलम, मतलब जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मतलब कि जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसको जो बचाने के लिए जो है, जो इससे रिलेटेड जो लेक्चर है वो स्कूल में ऐड किया जाना चाहिए, ताकि जो है बच्चों में जागरूकता फैले अपने नेचर को सेफगार्ड करने के लिए कर। ठीक है, इनको जो है स्कूल में जो है करिकुलम एक्टिविटी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिर रामलीला मैदान इंसिडेंट हुआ जब होम सेक्रेटरी, जो 2012 में हुआ, इसमें क्या कहा गया, एफर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच एज अ फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हाईलाइटेड द ड्यूटी रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने जो है एफर्म किया कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार जो है वो सबको है एज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन उसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर आप गलत तरीके से अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है मतलब इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर उस पर जो है क्या कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। हाईलाइटेड द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, देश हित में बात करें, ना कि उसके अगेंस्ट में। तो फिर ये जो थे सारे प्रोविज़न जो है हमारे अब तक के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर थे, जो कि पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में का पार्ट है। अब जो है हम नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है शुरू करेंगे, ये फेडरल डायनेमिक्स इन इंडिया को लेकर जो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।